नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। आंदोलन की तैयारी में यूपी कर्मचारी हैं। एसोसिएशन चुनाव से पहले मांगी गई है पूरी न होने पर आंदोलन। एसोसिएशन की बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा करने को कहा गया है। चुनाव से पहले मांगे पूरी न होने पर आंदोलन का आह्वान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एसोसिएशन की बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगातार आंदोलन की धमकी दी जा रही है कर्मचारियों की वजह से तरफ से। और इस बार जो आंदोलन उग्र करने की बात कही है, वो कहा गया कि भत्ते बहाल न होने पर आंदोलनों को उग्र कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांगों को लेकर भी चर्चा संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। आंदोलन की तैयारी में एसोसिएशन के कर्मचारी जो है वो नजर आ रहे हैं। धमकी दी गई है कि चुनाव से पहले मांगी पूरी ना होने पर आंदोलन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बांदा से आ रही खबर की बात करेंगे। एम्बुलेंस चालकों से प्रशासन ने चाबियां ले ली हैं। सभी एम्बुलेंसों को मेडिकल में खड़ा कराया गया है और कंपनी जो है वो चालकों का लगातार उत्पीड़न कर रही है, ऐसा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज़ के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर है। कंपनी कर रही है चालकों का उत्पीड़न, कंपनी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि प्रशासन के कदम से चालकों में लगातार जो है वो निराशा देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर है, जहां पर एम्बुलेंस चालकों से प्रशासन ने चाबियां ले ली हैं और प्रशासन जो है वो चालकों पर लगातार उत्पीड़न कर रहा है। चालकों का कहना है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। सभी एम्बुलेंसों में मेडिकल की जो एम्बुलेंस थी, उनकी जो चाबियां थी वो ले ली गई है। कंपनी चालकों पर उत्पीड़न कर रही है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए उत्तर प्रदेश के बांदा से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार ऐसी खबरें मिलती आ रही हैं कि स्वास्थ्य महकमे में बांदा में हलचल देखने को मिल रही है और जहां पर एक बार फिर से सभी एम्बुलेंसों को मेडिकल में खड़ा करा दिया गया है। खबर की तरफ रुक करते हैं। गीतकार लेखक जावेद अख्तर और अभिनेत्री शबाना आजमी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल ने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उन्होंने बनर्जी से मुलाकात कर कलाकारों को रॉयल्टी देने का आश्वासन देने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर ने कहा कि बंगाल ऐतिहासिक रूप से हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों में एक कदम आगे रहा है और यही कारण है कि राज्य में कलाकार और बुद्धिजीवी बनर्जी के साथ खड़े रहे। यहाँ पूछे जाने पर कि क्या बदलाव की जरूरत है, तो अख्तर ने कहा, मैं सभी के लिए नहीं कर सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। देश में अभी कई तनाव है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, कई लोग आक्रामक बयान देते हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं। यह बेहद शर्म की बात है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। एम्बुलेंस को 24 घंटे का अल्टीमेटम, काम पर नहीं लौटने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एम्बुलेंस कर्मियों को एजेंसी ने 130 और कर्मियों को बर्खास्त करने का आह्वान कर दिया है। 570 एम्बुलेंस कर्मी पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अल्टीमेटम दे दिया गया है, 130 और कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले 570 एम्बुलेंस कर्मी पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं और लोगों को भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने कार्य पर लौट जाइए। एम्बुलेंस कर्मियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और बीती रात जो सड़क हादसा हुआ है उसमें जानकारी सामने निकल कर ये आएगी, अगर एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल ना होती तो जो आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है उसमें कई और लोगों को बचाया जा सकता था। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं, जिसको देखते हुए अब एम्बुलेंस कर्मियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम लखनऊ में दे दिया गया है।
फौरन अपने काम पर लौटिए वरना बर्खास्त भी किया जा सकता है। कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर की गई है, चेतावनी एक तरीके से दे दी गई है आंदोलनरत एम्बुलेंस कर्मियों को। 130 और कर्मियों को बर्खास्त करने का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है। और इससे पहले आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 570 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त भी प्रशासन के द्वारा किया जा चुका है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। सीडीएससी और विशेषज्ञ समिति ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की विनम्रशीलता अध्ययन प्रोटोकॉल के आवेदन को सीएमसी वेल्लोर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इससे पहले भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने की मंगलवार को सिफारिश की थी। परीक्षण में 10 जगहों पर 920 बच्चे शामिल होंगे, जिनमें से 12 से 17 और 2 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक वर्ग में 460 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीडीएसयू की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को एसआईआई द्वारा दिए गए संशोधित अध्ययन प्रोटोकॉल आवेदन पर विचार किया है और 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए फर्म का अनुमति देने की सिफारिश भी कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। उनसे किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया गया। गांधी ने ऐसे ऋणों पर सभी दंडात्मक ब्याज से छूट की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि केरल में उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में बड़ी संख्या में छोटे और हाशिए पर पड़े किसान रहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल का एक बड़ा हिस्सा 2018 और 2019 में लगातार 2 वर्षाई बाढ़ों से तबाह हो गया। गांधी ने कहा कि किसान इससे उबर ही रहे थे कि कोविड महामारी आ गई। इसने किसानों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। फिलहाल किसान ब्याज छूट योजना के तहत रियायती दर पर अल्प अवधि का फसल ऋण लेते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कई बार लगाए गए लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में अड़चन और बाजार तक सीमित पहुंच जैसे कई कारकों की वजह से किसानों की आय बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। गांधी ने कहा, बढ़ते कर्ज के साथ साथ भावी आर्थिक जो है अनिश्चितता से किसानों की वक्त पर कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और संगठनों से ज्ञापन मिले हैं जिसमें अल्पकालिक ऋण को चुकाने पर स्थगन की गुजारिश की गई है, जिसके चलते मैं आपसे अल्पकालिक फसल ऋण के लिए भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक विस्तार देने और सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह करता हूं। तो केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ लोग अमीर हैं, केवल इसलिए ही यह नहीं समझा जा सकता है कि उनकी समृद्धि उस समुदाय से संबंधित होने के कारण है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसे देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सभी सदस्य आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने उक्त टिप्पणियां एक याचिका को खारिज करने के दौरान की है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था वह इस बात का फिर से मूल्यांकन करे कि केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाए या फिर नहीं। यह याचिका आपको बताते चले कि सिटीजन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ट्रैंक्विलिटी एंड सेकुलरिज्म ने दायर की थी, जिसमें दलील दी गई है कि केरल में अल्पसंख्यकों की सूची का पुनः निर्धारण करना चाहिए और ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश देने की गुजारिश की गई।
संगठन ने दावा किया था कि केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदायों ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है और इसलिए उनकी अल्पसंख्यक स्थिति को फिर से निर्धारित करने की बेहद अभी जरूरत देखी जा रही है। उनके साथ तरजीह वाला बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। इस याचिका के तहत आयोग को केरल में 2 समुदायों के विकास प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई थी। तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। झमाझम बारिश लगातार देखने को मिल रही है राज्यों में और आईएमडी की ओर से कहा गया है कि आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम, वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और निचले इलाकों में पानी जमा हो जाता है। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से जगह जगह भारी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम था। सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम था। विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को सामान्य रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर के सामा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यह जानकारी सुरक्षा के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया है कि ये ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चुलाघा और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए। ये ड्रोन ऐसे समय देखे गए हैं जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस यहां पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम आईईडी सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चुलाघा में कुछ गोलियां चलाई। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 ड्रोन बारी ब्राह्मण और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान से गायब हो गए। पुलिस अनुसुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो चुकी। तो जयपुर राजस्थान के आभानेरी गांव में चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ी है। बताया जाता है कि इस बावड़ी में लगभग 3500 के आसपास सीढ़ियां हैं। साथ ही सबसे गहरी बावड़ी भी इसी बावड़ी को माना जाता है। विस्तार से आप इस रिपोर्ट में इस बावड़ी के बारे में जानिए। आजकल तो खैर कुओं और बावड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने राजा महाराजाओं के जरिए बनाई गई बावड़ियों के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि कुछ ने इन्हें देखा भी हो। आज भी गांव, देहातों और कस्बाई इलाकों में जहां स्थानीय लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है, वहां कुओं को खोदकर प्राकृतिक जल का स्रोत तैयार किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ये बहुत कॉमन था और हर राज्य निकायों के पास अपने अपने कुएं होते थे। राजा महाराजाओं और शाही घरानों के पास तो अपने व्यक्तिगत कुएं भी मौजूद थे, जहां किसी अन्य को आने का अधिकार भी नहीं होता था। इतिहास की धरती पर बहुत से कुओं और बावड़ियों का जिक्र मिलता है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी से परिचित करवाना चाहते हैं, जो राजस्थान के आभानेरी गांव में स्थित है। यूँ तो आभानेरी गांव के पास अपनी अलग कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन जयपुर का एक छोटा सा गांव बावड़ियों की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी है जो 100 फीट गहरी है। चांद बावड़ी के नाम से मशहूर इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की ओर जाती हैं। उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को बावड़ी के भीतर से पानी निकालना होता था तो उसे पहले 3500 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता था। ये बावड़ी हर्षद माता मंदिर के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि चांद बावड़ी का हर्षद माता मंदिर से कोई धार्मिक रिश्ता भी है, जिसके चलते इस मंदिर के ठीक सामने इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर अपने आप में शिल्पकारी का एक बड़ा नमूना है। इस मंदिर की देवी हर्षद माता को खुशहाली और संपन्नता की देवी कहा जाता है, जो गांव में सुख शांति और खुशहाल माहौल रखती है। मध्यकालीन युग में बना ये मंदिर स्वयं एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते। चौकोर आकार में बनी ये बावड़ी हर ओर से 35 मीटर लंबी है। 4 कोनों में से 3 कोनों में सीढ़ियाँ हैं जो गहराई तक पहुंचती हैं। इस क्षेत्र की जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करता था। इस बावड़ी की संरचना और सीढ़ियों की बनावट भारतीय शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। ये उस समय के वास्तुकारों की समझ और गुणोत्तर ज्ञान का एक बड़ा उदाहरण है। ये गांव राजस्थान की राजधानी और प्रमुख शहर जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित है। इस गांव की स्थापना राजा चांद ने करवाई थी और इसका नाम आबा नगरी यानी रोशनी की नगरी रखा गया था। जब आप चांद बावड़ी की गहराई में जाने लगेंगे तो आप तापमान में भी 5 से 6 डिग्री की कमी महसूस करने लगेंगे। कहा जाता है कि मानसून के समय इस बावड़ी में ऊपर तक पानी भर जाता है। कुओं की अपेक्षा बावड़ियाँ ज्यादा गहरी होती हैं, इसलिए इनमें अधिक मात्रा में पानी संरक्षित करके रखा जा सकता है। इन बावड़ियों के निर्माण की शुरुआत का इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है। स्पेशल डेस्क RNU। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां जाने से हर कोई डरता है। इन जगहों के बारे में कई डरावनी कहानियां भी सुनने को लगातार मिलती रहती हैं। ऐसा ही एक किस्सा है शनिवारवाड़ा के बारे में, जो भूतिया कहलाता है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवारवाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। क्या है इसकी पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में समझिए। की कहानी ज्यादातर लोगों को पता होंगी। फिल्म बाजीराव मस्तानी के बाद उनकी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें लोगों को और भी पता चल चुकी हैं। मगर शायद कम ही लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित शनिवारवाड़ा फोर्ट को देश के सबसे हॉन्टेड जगहों में से गिना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको पेशवा के इसी शनिवारवाड़ा किले के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे सुनकर आपको हैरानी होगी। बाजीराव रोड पर अभिनव कला मंदिर के पास ये बना शनिवारवाड़ा महल पेशवा राजाओं का निवास स्थान था। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी। माना जाता है कि उस दौरान इसके निर्माण में 16,110 रुपये की लागत आई थी और ये महल इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। 22 जनवरी 1730 को इस महल में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इस महल में गृह प्रवेश किया गया था। इस महल की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में है। यही कारण है कि हर साल देश और विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। वहीं दीवारों पर महाभारत और रामायण काल के दृश्य बने हुए हैं। आपको बता दें कि हर दिन शाम को विशेष लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए पुणे और आसपास के लोग यहाँ आते हैं। इस महल की पहली मंजिल पर 17 और 18वीं सदी के दौरान महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है। इस महल की पहली मंजिल पर 17-18वीं सदी के दौरान की गई कई वस्तुओं और मूर्तियों को रखा गया है। वर्तमान समय में पुणे महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है। इस किले में 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बन गए थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो
नारायण राव खतरा भागते हुए अपने कक्ष से भागे और नारायण ने पूरे महल में दौड़ते हुए काका माला बाजवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देती है। अंधेरी रातों में ये महल और अधिक डरावना लगता है। स्पेशल डेस्क आरएनयू। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएन न्यूज़।